Good morning student, it is video number 12 of chapter gravitation class 9th and today we discuss difference between mass and weight. जी हाँ, मास और वेट के बीच में हम डिफरेंस करेंगे। अब आप कहोगे सर मास और वेट का तो मतलब एक ही होता है। जैसे आप किसी पर्सन से पूछते हो कि आपका मास क्या है तो वो क्या कहेगा 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी। और अगर आप उससे ये भी पूछोगे कि आपका वेट क्या है तब भी वो आपको क्या आंसर देगा 40 केजी, 50 केजी या फिर 60 केजी। तो जनरल पर्सन के लिए मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़ते हो तो मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं और वही हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या होता है? एक सब्सटेंस में, एक ऑब्जेक्ट में, एक पर्सन में कितना जो मैटर है वो कंटेंट है, मैटर का कंटेंट कितना है वो उसका मास होता है। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ its inertia. Mass of an object is measure of its inertia. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हैं तो इट मींस हम उसका इनर्शिया मेजर कर रहे हैं। और इनर्शिया क्या होता है ये आपने चैप्टर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। इनहेरेंट का मतलब उसके पास अपने आप होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट और पोजीशन चेंज नहीं कर पाती है। ठीक है। सो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच द बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अपनी मोशन की या रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती कोई भी बॉडी अपने आप। तभी पोजीशन चेंज होती है जब फोर्स लगती है। सो जितना बॉडी का मास होगा उतना ही इनर्शिया होगा, या ये कहें जितना बॉडी का इनर्शिया होगा उतना ही उसका मास होता है। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। नेक्स्ट आता है वेट। वेट क्या होता है? वेट को W से डिनोट किया जाता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अर्थ on an object, on the object। बात समझ आ रही है? on the object, ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जितनी फोर्स लगा रही है ग्रेविटी की वही क्या होती है? वेट। वेट को W से डिनोट करते हैं और वेट का फॉर्मूला होता है M मल्टीप्लाई G। M यहां पर क्या है? मास ऑफ दैट बॉडी एंड G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है SI यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो जो मास की SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है किलोग्राम, केजी। क्या? किलोग्राम। और वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन। क्या यूनिट होती है? न्यूटन। या सिंबल हम डिनोट करें तो वो क्या आएगा? N। क्योंकि देखो फोर्स की SI यूनिट क्या होती थी? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बताया था, क्या होती थी? न्यूटन। और वेट भी क्या है? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। थर्ड पॉइंट, it is a scalar quantity। it is a scalar quantity। ये वर्ड भी आप पहले सुन चुके हो। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। समझ में बात? मैंने क्या बताया? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मास, जिसका सिर्फ अमाउंट होता है, कंटेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मास, समझ में आ रही बात? जैसे लेंथ, जैसे डिस्टेंस, ये सब क्या है? ये सब है स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वेट की बात की जाए तो वेट एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास अपनी खुद की डायरेक्शन भी होती है और खुद का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। सो जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो वो स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का वेट के अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये सब आप पहले भी 9th क्लास में ही पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अगर डिस्कस की जाए फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं होता। ऑब्जेक्ट है तो मास है,
मास होगा तो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये मार्कर, इसका कुछ मास है, जैसे ये मोबाइल फोन, इसका भी मास है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, इसका भी अपना कुछ मास है, जैसे मैं आप सबके सामने खड़ा हूं तो मेरा भी अपना मास है। तो बिना मास के कोई बॉडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है तो उसका मास है। इवन एटम का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज का, एटम्स का, नॉन लिविंग थिंग का, लिविंग थिंग का, सबका मास होता है। तो मास कभी भी जीरो नहीं होता है। बट वेट जीरो हो सकता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी जीरो हो सकता है। अब आपको बताना है वो कहां पर होता है। आप खुद सोचिए, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता के आया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कहां पर जीरो होता है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और वेट का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो वेट कहां पर जीरो होता है? वेट अर्थ के सेंटर पर जीरो होता है। नेक्स्ट आता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी नेगेटिव। मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव नहीं होता है। कभी आपने सुना है कोई पर्सन आपको बोले कि मेरा मास -40 है, -50 है, -60 है? नहीं ना, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्सन का कभी भी मास नेगेटिव नहीं होता। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी नेगेटिव, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी नेगेटिव। हालांकि ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये अपने आप में रॉन्ग है। वेट भी कोई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो? मैंने आपको बताया भी था जी कब नेगेटिव होता है, जी कब पॉजिटिव होता है। जब एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करता है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, तब जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वेट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन करता है, अपवर्ड मोशन करता है, तो जी क्या आता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है अपवर्ड और फोर्स लग रही होती है डाउनवर्ड। तो फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जी लिया जाता है नेगेटिव। तो ओवरऑल वेट भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वैसे वेट अपने आप में नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम और प्लेस। कभी भी जगह के साथ, टाइम के साथ नहीं बदलता। किसी बॉडी का मास फिक्स है तो फिक्स है। जैसे इस मार्कर का मास अगर 10 ग्राम है तो वो 10 ग्राम फिक्स है, अगर 20 ग्राम है तो 20 ग्राम फिक्स है। आप इसको यहां से उठाकर करनाल लेके चले जाओगे तब भी ये 20 रहेगा, यहां से उठाकर आप इसको श्रीलंका ले जाओगे तब भी 20 रहेगा। आप अभी 4 बजे इसका टाइम वेट मेजर, मास मेजर करोगे तब भी 40 के 10 ग्राम होगा, और अगर आप कल सुबह मेजर करोगे तब भी 10 ग्राम ही रहेगा। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, ना प्लेस के साथ ना टाइम के साथ। बट वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जगाने पर वेट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पर 9.84 होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर 9.74 होता है। तो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और है, एट प्लेजेंट करनाल सिटी में कुछ और है, हिमाचल प्रदेश में कुछ और होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ और होगा। और अगर जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेट भी चेंज होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस की हेल्प से इसको मेजर किया जाता है एंड इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। समझ में आई बात? क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस और क्या होता है फिजिकल बैलेंस, वो मैं आपको अभी डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो और इस सबको अपनी कॉपी में नोट करो। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस के बीच में डिफरेंस। जो डायग्राम यहां पर बने भी हुए हैं, ये फिजिकल बैलेंस होता है जिसके दो पेन्स होते हैं अलग अलग साइड में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? पेन्स। क्या बोला जाता है? पेन्स, ठीक है। एक साइड में हम वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका हमें मास मेजर करना होता है और दूसरी साइड में हम वो वेट रखते चले जाते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हमें इसका मास पता चल जाता है इस ऑब्जेक्ट का। ये जनरली आपने ज्वेलरी की शॉप में भी देखा होगा। जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स इसको
यूज करते हैं। वैसे आजकल तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज होता है, ट्रेंड में नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जाते हो ज्वेलरी की शॉप पे तो ये आपको जरूर नजर आएगा, और आपकी फिजिक्स लैब में भी आपको ये जरूर रखा हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। इसके दो अलग अलग पेन्स होते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का हमें मास मेजर करना होता है उस ऑब्जेक्ट को हम एक पेन्स में रखते हैं, और दूसरी साइड 1 बाय 1 हम वेट रखते चले जाते हैं, और जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता चल जाता है। और ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। ये भी आपको अपनी फिजिक्स लैब में नॉर्मली मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर ऐसे नंबरिंग होती है और यहाँ पे हुक लगा होता है। ये क्या होता है, हुक। और हमें जिस भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना होता है हम उसको यहाँ पर हैंग कर देते हैं। तो ये हैंग होगा, जब ये हैंग होगा तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी तो ये नीचे खींचेगा, ये नीचे खींचेगा तो यहाँ पर इसके अंदर स्प्रिंग फिट होता है। इसके अंदर क्या फिट होता है, स्प्रिंग फिट होता है ऐसे। तो ये स्प्रिंग जहां तक जाता है, ये स्प्रिंग जहां तक जाएगा वहां तक हमें वेट पता चल जाता है। एक सबसे बात जो ऑब्जर्व करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें देखिए यहां पर भी वेट नीचे की तरफ है mg, और यहां भी नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, है ना बात समझ में आ रही है। और इसमें सिर्फ 1 टाइम्स नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसमें, वेट में और मास में। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जिसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि सर हमने मास को तो ऑब्जर्व किया है, जैसे आप किसी दुकान के शॉप पे जाओ, 1 kg का वेट लो, अपने हाथ पे रखो और आप क्या कहोगे, हाँ ये 1 kg है। लेकिन आपने क्या कभी 1 न्यूटन वेट ऑब्जर्व किया है? क्या कभी आपने 1 न्यूटन वेट ऑब्जर्व किया है? तो वो देखिए कैसे होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट मान लो हमने 100 ग्राम का वेट लिया, क्या लिया, 100 ग्राम वेट लिया। तो देखो 100, लेकिन हमें पता है मास किस में लेना होता है, किलोग्राम में। और अगर आपको ग्राम का किलोग्राम बनाना है तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू। जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, बट मैंने बताया भी था जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए कभी कभी 10 भी ले लेंगे, क्योंकि 9.8 में और 10 में सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है। तो जी की वैल्यू ले ली 10, सो सोल्व किया तो वेट आया 1 न्यूटन। क्या आया, 1 न्यूटन। तो मीन टू से आप किसी दुकान पर जाइए, किसी शॉप पर जाइए और उस शॉपकीपर से 100 ग्राम वेट लेकर उस 100 ग्राम वेट को अपने हाथ पर रख लीजिए। तो उस टाइम आपका हाथ जितनी फोर्स नीचे की तरफ फील कर रहा होगा वो क्या होगी, 1 न्यूटन। सिमिलरली अगर आप मास लेते हो 1 kg, क्या लेते हो, 1 kg, तो वेट आएगा 1 मल्टीप्लाई 10, कितना आएगा, 10 न्यूटन। मींस आप 1 kg का वेट लेना दुकानदार से, शॉपकीपर से 1 kg का वेट लेना और उस 1 kg के वेट को अपने हाथ पर ऐसे रखना। तो जितना आपका हैंड नीचे की तरफ फोर्स फील कर रहा होगा वो कितनी आएगी, 10 न्यूटन वेट होगा, वो 10 न्यूटन फोर्स होगी। सो इसी के साथ आपको मास और वेट आई थिंक क्लियर होगा। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।